नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 तक आई होप कि आपने कवर कर लिया होगा। अब लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। दो टर्म है यहाँ पे बच्चों, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक टर्म हो गया और एक हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो आपको मैं याद दिला दूं कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल वाले केस में था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे आप क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक पढ़ते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन भी बिल्कुल सिमिलर है। तो देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन कैरिंग एनी मैग्नेटिक पोल फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट in the given external magnetic field due to other pole और vice versa slowly। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक पोल पहले से रखा हुआ होगा, उसकी वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सराउंडिंग में किसी भी पोजीशन तक, किसी भी पॉइंट तक जब आप दूसरे मैग्नेटिक पोल को इंफिनिटी से स्लोली स्लोली लेकर के आते हैं किसी पोजीशन तक, तो उसमें जितना भी वर्क डन होता है वही वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पोल्स। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं याद दिलाऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा ही था। एक चार्ज पार्टिकल हुआ करता था और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पोजीशन पर जब आप स्लोली स्लोली मूवमेंट करा करके लाते थे, तो जितना वर्क डन होता था वही कहलाता था इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह से यहाँ पर पहले से एक मैग्नेटिक पोल होगा, उस मैग्नेटिक पोल की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पोजीशन तक किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को इंफिनिटी से स्लोली स्लोली मूव कराते हुए अगर आप वहां उस पोजीशन तक लाते हो, तो इसमें जितना भी वर्क डन आपको करना होगा वही कहलाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि एक पोल आपका M1 है और एक पोल आपका M2 है, और ये दोनों अगर r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे गए हैं, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने में जो एनर्जी लगा होगा वो क्या हो गया होगा, एनर्जी जो इन्वॉल्व हुआ होगा वो म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाई R के हिसाब से लगा होगा। जैसे वहां भी रहता था इलेक्ट्रोस्टैट में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, तो Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा M1 M2 बाई R। ठीक है, तो वर्क डन का आपका इस तरह का बात चलेगा। उसी तरह से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट बोथ द पोल्स अप टू इंफिनिटी। अगर हमको इस सिस्टम को तोड़ना है, खराब करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, इंफिनिटी तक लेके जाना है, तो हमको उतना ही एनर्जी का वापस रिक्वायर होगा, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, तभी जाके ये सेपरेट होगा। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, दो चार्ज अगर इस जगह पर है r डिस्टेंस पर, तो इनकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बनती थी उतनी ही एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ता था, तभी वो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाते थे। राइट, चलिए, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, सीधा सीधा याद रखिएगा मैथमेटिकली, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r, नथिंग मच। फिर उसके बाद याद रखना है मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। सिमिलरली द मैग्नेटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन कैरिंग यूनिट नॉर्थ पोल। अभी जो आप उधर से किसी भी पोल स्ट्रेंथ के पोल को आप कैरी कर रहे थे, अब उसका स्ट्रेंथ हो जाना चाहिए कितना, तो यूनिट नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए। फिर आप अगर उसको स्लोली आइदर फ्रॉम इंफिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट या वाइस वर्सा आप कैरी करते हैं, तो इसमें जितना भी वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। कहने का मतलब हो गया M1 मान लीजिए हो गया M इस तरह से, और M2 हो गया आपका यूनिट नॉर्थ पोल, तो उसको इंफिनिटी से लेकर के अगर आप कैरी करेंगे यहां तक लाने में, तो मतलब 1 यूनिट नॉर्थ पोल को कैरी करेंगे इस पी पॉइंट तक, तो इंफिनिटी से स्लोली मूवमेंट करा के लाने पर जितना भी वर्क डन होगा वही कहलाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पोल स्ट्रेंथ M एट डिस्टेंस R ऑन पॉइंट P। ठीक है, उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई M अपॉन R। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता था, उसी तरह से म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाई R हो जाएगा। ओके, नोट करके ध्यान देने वाली बात क्या है, the magnetic potential will be positive due to the north pole। अगर यहाँ पर ये पोल जो है वो अगर नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा सराउंडिंग में वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड विल बी निगेटिव ड्यू टू साउथ पोल। अगर यहाँ पे साउथ होता तो पोटेंशियल का जो साइन लेते हैं हम लोग निगेटिव लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते थे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता था, निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव होता था। यहाँ पर नॉर्थ पोल की वजह से पॉजिटिव होगा, साउथ पोल की वजह से निगेटिव होगा, ये कन्वेंशन के रूप में आपको मानना है। फिर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव
ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो मतलब सेम पोल है अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा पॉजिटिव लेंगे, एंड विल बी नेगेटिव ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अपोजिट पोल के बीच में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो निगेटिव ली जाएगी, मतलब साउथ और नॉर्थ के बीच की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निगेटिव में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक पोटेंशियल जो कि मतलब V हो गया आपका, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपका B से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो हमें पता है किसी भी अगर कोई एक मोनोपोल है तो उसके लिए B की वैल्यू μ0/4πm/r² लिखोगे आप, और जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो आप लिखोगे μ0/4πm/r, ऐसा आप लिखते हैं। तो आप सीधे सीधे इनको रेशियो में ले लो, तो B/V कर लो, तो μ0/4πm/r² मैंने लिखा और फिर μ0/4πm/r लिखा, इसमें बहुत सारे कैंसिलेशन है और 1/r आपको बचता है। तो एक रिलेशन आप ऐसे दे सकते हो कि B = V/R। तो ये तो एक जनरल रिलेशन हो गया, लेकिन जो हमारे काम का रिलेशन क्या होगा एलिमेंट्री फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन एलिमेंट्री फॉर्म, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पता है कि V = μ0/4πm/r होता है। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, r जो आपका डिस्टेंस हो गया, तो विद रिस्पेक्ट टू r आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो d/dr ऑफ μ0/4πm/r हो गया। इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालिए, μ0/4πm जो है वो बाहर निकल गया, d/dr ऑफ 1/r। अब 1/r का क्या होगा r के रिस्पेक्ट में, -1/r², क्योंकि आपको पता होना चाहिए dy/dx का डिफरेंशिएशन। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, जो कि x की पावर हो जाएगी -1। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, dy/dx ऑफ x की पावर n, तो n × x की पावर n-1। ओके, तो यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर ये हो गया x की पावर -1, ऊपर ले जाइएगा -1, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तो -1 n की जगह आ गया, तो इसीलिए ये -1 देखिए ध्यान से, -2 मतलब -1/x²। देख रहे हैं, तो इस तरह से आ जाता है। सो याद रखेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो 1/r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में -1/r², और उसके बाद फिर ये क्या बन गया, माइनस को बाहर रखिए, μ0/4πm/r²। उस माइनस को हम लोग इधर रख देते हैं। सो -dv/dr इज μ0/4πm/r², और ये क्वांटिटी अगर ध्यान से देखो तो ये देखो इससे मैच कर रही है b से, है ना, μ0/4πm/r², μ0/4πm/r²। सो दिस इज नथिंग बट द b, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब b इज -dv/dr। अब क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। नेगेटिव साइन है इसलिए आप इसको नेगेटिव ग्रेडियंट बोलेंगे। सो आप लिख सकते हैं दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो तो वहां पर ये काम करता है। कंजर्वेटिव सिस्टम चाहे ग्रेविटेशनल का हो या इलेक्ट्रिक का हो या फिर मैग्नेटिक का हो, तो ये मैग्नेटिक वाले केस में आ गया, है ना। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो भी सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी सही है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल है वो भी सही है, दैट इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और ये बात इलेक्ट्रिक के लिए भी ट्रू है और ग्रेविटेशनल के लिए भी ट्रू है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना कि B = यहाँ पर -dv/dr करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी E = आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी -dv/dr के रूप में आया था। यहाँ पर भी क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और r के रिस्पेक्ट में आपने उसको भी डिफरेंशिएट किया था, तो वहां भी हम कहते थे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सेम है उसी तरह से नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इन जानकारी का हम लोग आगे उपयोग करते हैं, तो देखते जाइए। तो देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए काम किया था वैसे मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग काम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि ये आपका हो गया एक मैग्नेटिक डायपोल जो कि एक मैग्नेट हो गया। मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल यहाँ हो गया, साउथ पोल यहाँ हो गया, और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस जो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है वो हो गया आपका 12। एकदम इस डायपोल के मिडिल से लेते हुए
आप r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और ये बिल्कुल एक्सियल पोजीशन हो गया, जिसको आप इन डाउन पोजीशन भी बोलते हैं, 10A पोजीशन भी बोलते हैं, गॉस ए पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये सब इसके डिफरेंट नेम हो गए, जो मैग्नेट के एक्सिस पे लाई करता है ना, इस डायपोल के एक्सिस पे लाई करता है। तो मिडिल से, यहाँ के मिडिल से, मैग्नेट के मिडिल से आपका r डिस्टेंस पर ये रहेगा P पॉइंट। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल भी निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी निकालनी है। फिगर में ये हमने आपको ये दिखाया कि साउथ है, तो साउथ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका इस तरफ से ऐसे दिखाई देगा, नॉर्थ का आपका इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल आपको इमेजिन करना है, साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ उसको रिपेल करेगा, तो उसी हिसाब से डायरेक्शन बनता है। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पी की। आप जानते हो कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसीलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। तो जो भी साउथ पोल का यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा और जो भी नॉर्थ पोल का आएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल की वजह से जो आता है वो पॉजिटिव आता है, साउथ पोल की वजह से जो आता है वो निगेटिव आता है। तो मान लिया कि पोल स्ट्रेंथ जो है इनका ये वाला m, ठीक है, और प्लस माइनस के लिए आप कह सकते हो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, नो प्रॉब्लम, इस तरह से है। तो चलिए अब v मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल आप लिख सकते हैं म्यू बाय 4 पाई m अपॉन ये डिस्टेंस यहाँ से देना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए 12 था, तो यहाँ आधी लेंथ हो जाएगी l, तो r प्लस l हो जाएगा नॉर्थ पोल से डिस्टेंस, तो r प्लस l। साउथ पोल के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट देखिएगा तो म्यू बाय 4 पाई m बाई ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया r माइनस यहाँ से l माइनस हो जाएगा, सो r माइनस l। ओके, ये ऐसे हो जाएगा vs। अब क्या होता है ना कि vs जो होगा ये तो साउथ पोल की वजह से, तो आपको एक निगेटिव साइन लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही माइनस हम यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी वजह से एक निगेटिव आप कह सकते हो। अब vp करना है तो vn प्लस vs करना है, तो vn आपका यही था म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r प्लस l, और vs था माइनस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r माइनस l। इसमें से म्यू नॉट बाय 4 पाई को हमने कॉमन ले लिया और ये टर्म आपका बच गया, m भी कॉमन ले लेना है, ले लिया, तो 1 बाय r प्लस l माइनस 1 बाय r माइनस l। और इसको अब आप सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे r प्लस l इंटू r माइनस l, और ऊपर चला आएगा r माइनस l माइनस माइनस r माइनस l। ठीक है, तो आप देखोगे कि r का कैंसिलेशन हो गया यहाँ पे, और माइनस l मतलब माइनस 12 आपका बचेगा, बाकी म्यू नॉट m बाय 4 पाई आपका इस तरह से आता जाएगा। ये दोनों देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस को आप चाहे तो शुरू में रख दीजिए और m इंटू 12 को एक साथ रख दीजिए, तो माइनस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 12 बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब m इंटू 12 क्या है भाई, तो pm है, तो पता है हम लोग को कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा m इंटू 12, तो जहां भी इसका यूज आएगा वो हम करेंगे। तो ये हो गया pm बाय 4 पाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन बस यही बताता है कि जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो ना, साउथ पोल उससे ज्यादा क्लोज है, तो फिर उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही, साउथ पोल की वजह से जो पोटेंशियल होती है निगेटिव होती है, इसलिए वो निगेटिव आता है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर दिख रहा है माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई pm बाय r स्क्वायर। अब r स्क्वायर क्यों, देखिए अगर इन जनरल देखा जाए तो इस ये जो स्मॉल r है, जो डिस्टेंस है वो l से काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो r इज मच ग्रेटर देन l। अगर ऐसा कंडीशन हम यूज करते हैं, इफ r इज मच ग्रेटर देन l, तो फिर क्या हो जाएगा, जो भी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का टर्म है वो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि l स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू r स्क्वायर, सो दिस बिकम्स r स्क्वायर। सो आपका ओवरऑल बन गया माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई pm बाई r स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ये vp क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। इन मैग्नीट्यूड आप देखिए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई pm दीज आर कांस्टेंट्स, तो फिर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। तो ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं जरा फटाफट। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछता रहता है, इसलिए एक बार लिखा दिया आपको, सो ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ये सब काम किए हुए थे, बिल्कुल उसी के जैसा है। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो साउथ की वजह से जो bs आएगा और नॉर्थ की वजह से जो bn आएगा, साउथ चूंकि नजदीक है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, तो आप bs माइनस bn कर सकते हैं, और डायरेक्शन bs की तरफ जो कि इस तरफ आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको एरो से दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड करके। बाकी देखिए bs की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बताया अभी, r माइनस l हो जाएगा, और फिर माइनस bn के हिसाब से म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई r प्लस l, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक r और प्लस l। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक l, ये वाला भी हो गया l। तो एक में r प्लस l करना है और एक में r माइनस l करना है, तो वो पोल से आपका डिस्टेंस दे देगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे रख दीजिए और फिर आप अरेंज कर लीजिए, कॉमन कर लिया और दोनों वाले का नीचे का एलसीएम कर लिया, एलसीएम करो और फिर उसके बाद वैल्यूज को रखा, पुट किया,
तो ये सब कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली आपका ये देखिए 2r इंटू 12 में कन्वर्ट होगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 4rl। तो इसमें से क्या करते हैं m इंटू 12 को एक साथ रखते हैं, जो बच गया 2r उसको साइड में रखा और इस तरह से रखा। तो ये क्या बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m इंटू 12 क्या हो गया pm और इंटू हो गया आपका ये r। तो ये 2 तो था ही, इस तरह से हो गया। तो आप कैलकुलेशन एक बार अच्छे से खुद से भी देख सकते हैं और फिर से लास्ट में वही काम करना है। इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो जो ये डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का वो l के रिस्पेक्ट में काफी लार्ज होता है, तो फिर क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर। और जब वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो ये बन जाएगा नीचे में r की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद आपका 2pm इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या बन गया आर स्क्वायर, और एक पहले से स्क्वायर था तो बन गया ना आर का पावर 4, और एक आर ऊपर था तो कैंसिल हो क्या बचेगा नीचे में आर की पावर 3 बच जाएगी। तो बीपी जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2pm बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2pm बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी आपने ये सब याद कर रखा है, वहां भी 2p अपॉन आर क्यूब और जो शुरू का 1/4 नॉट होता था वो तो रहता ही था। तो बिल्कुल उसी के सिमिलर एक फॉर्मूला उधर याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2pm बाय आर क्यूब। तो यहाँ भी आप देखिए प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो एक्सियल पॉइंट पे बीपी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, ठीक है 1 बाई आर क्यूब। तो पोटेंशियल 1 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड 1 बाई आर क्यूब के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और उसी तरह से ब्रॉड ऑन पोजिशन भी अब हम लोग देखेंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, और इस बार सेकंड केस में फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन का और भी नाम है 10b पोजीशन या गॉस-बी पोजीशन। मतलब क्या होता है ये इक्विलैटरल ये बाइसेक्टर जो होते हैं आपके बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कह सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर आप कोई r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट q ले लो, वहां पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए तो काफी सिंपल है, ये नॉर्थ पोल का हो गया यहाँ पर इम्पैक्ट और साउथ पोल का इम्पैक्ट। साफ पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो भी यहाँ से होगा वो जो जितना इधर से होगा उतना इधर से होगा, और नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव और साउथ पोल के लिए निगेटिव आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। तो उसी को लिख दिया गया है वी क्यू, जो यहाँ पर वी क्यू है। तो वी क्यू हम लोग जो निकाल रहे हैं वो ड्यू टू वी नॉर्थ एंड ड्यू टू साउथ। तो नॉर्थ के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देख लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक l हो गया, क्योंकि टोटल 12 था तो ये हमने l कर दिया, और ये वाला r डिस्टेंस आपने लिया ही था, तो ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो ये हाइपोटेन्यूज के हिसाब से रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इस तरह से चढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ आ गई। और साउथ के लिए भी म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई इतना ही आएगा, लेकिन साउथ के लिए नेगेटिव साइन के साथ लिखना था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट 0। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली द मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बोले, इक्वेटोरियल लाइन बोले, ब्रॉड ऑन पोजीशन बोले, 10b पोजीशन बोले, गॉस-बी पोजीशन बोले, तो ये सारा का सारा एक ही बात है, एक ही मतलब है। और इन सब के लिए क्या निकल के आ रहा है 0। और जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल में भी आपका ऐसा ही होता था, ठीक है। चलिए अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, है ना, इस क्यू पॉइंट पर। तो बी क्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निकालने के लिए नॉर्थ पोल की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीधा सीधा अभी पड़ेगा, ठीक है। तो बी एन उधर दिखाया, साउथ पोल की वजह से ये सीधा सीधा इस तरफ पड़ेगा, साउथ की तरफ पड़ेगा बी एस। अब चूंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ एम एक जैसा है, मैग्नीट्यूड में बराबर है और वो बराबर डिस्टेंस पर है, इसलिए जो इनका स्ट्रेंथ बी बनेगा वो सेम बनेगा। मतलब बी एन का भी मैग्नीट्यूड बी होगा, बी एस का भी मैग्नीट्यूड बी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बी में इसको दिखा रहे हैं। तो इस बी एन का कंपोनेंट एक इधर तोड़िए और एक इस तरफ तोड़िए, तो जो ऊपर की तरफ आएगा वर्टिकल वाला वो बी कॉस थीटा बनेगा। बी एन के मैग्नीट्यूड को बी लिखा जा रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो बी एन है और ये जो बी एस है ये दोनों बी है यहाँ पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर थे इसीलिए। और इस b की वैल्यू क्या होगी अगर आप लिखना चाहें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस में रूट में था तो उसको हटा दीजिए रूट, तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो हमने आगे वहां यूज भी किया है। तो b cos थीटा ऊपर हो जाएगा और b sin थीटा इस तरफ हो जाएगा। उसी तरह bs का भी टूटेगा तो b cos थीटा नीचे और b sin थीटा उस तरफ, तो उस तरफ दोनों के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 2b sin थीटा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं इस तरफ जा रहा है, और ये जो एक ऊपर की तरफ था एक नीचे की तरफ था, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं।
तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच रहा है, वो ऐड हो जा रहा है। तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मिल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है एक थीटा का। तो देखिए यहाँ से हम मिलाया, इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये साइन थीटा आपका इसमें आ जाता है। तो ये थीटा है तो अपोजिट वाला, ये भी थीटा था इसीलिए इसको इधर और इधर तोड़ा गया। अब ये थीटा कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, तो क्या होगा L अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर का काम आपका ये L कर देगा, और अपॉन हाइपोटेनियस जो कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो साइन थीटा इज L अपॉन रूट अंडर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने लिख दिया। जहां जरूरत पड़ेगी उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात होती है। और वैसे भी अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना था तो देखिए लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताए थे, नॉर्थ पोल से ऐसे निकलता है और इस तरह से ऐसे करके साउथ में एंट्री लेगा। तो यहाँ पर जो ये ऐसे जा रहा है तो क्या हो गया, इधर ही तो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन तो बहुत अच्छे से क्लियर है, आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। और इस तरह से कंपोनेंट भी तोड़ रहे हैं तो वही चीज आ रही है। खैर अब आइए उसकी वैल्यू को देखें। 2b sin थीटा, तो 2 इंटू b की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और sin थीटा l बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 को हम अंदर लेके चले गए, m इंटू 12 बना दिया उसको ताकि हम pm लिख सकें, और म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ पर ये दोनों मिला करके हो गया l स्क्वायर प्लस पावर 3/2। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया, m इंटू 12 हो गया pm, एंड l स्क्वायर प्लस पावर 3/2 हो गया। इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, है ना, देन तब क्या होगा, अगर r मच मच ग्रेटर देन l, यहाँ भी कंडीशन लगाएंगे कि ये जो r डिस्टेंस है वो l के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा बड़ा है, तो फिर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एल बहुत छोटा छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे जोड़ने में, तो आर स्क्वायर रह गया, और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 करना है, तो मतलब आर स्क्वायर का पावर 3/2 करना है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। तो नीचे में क्या टर्म आ जाएगा, आर क्यूब। तो आपका बी क्यू क्या बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई पी एम बाय आर क्यूब। तो ये चीज यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर है कि बी क्यू यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यू है। लेकिन आप अगर पिछले एक्सियल वैल्यू से अगर इसको कंपेयर करो आप, तो एक्सियल वैल्यू में यहाँ पर 2 आई थी, कहने का मतलब इसके सामने अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर इधर हमने जब कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू जो थी bp, यहाँ पर वो एक्सियल वैल्यू थी, तो वो आया था इसका डबल, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 pm बाय rq था। ठीक है, अब चाहे तो पीछे देख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 pm बाय rq था। अब अभी यहाँ पे क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई pm बाय rq, तो उसके हिसाब से तो क्या हो गया, b एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स b इक्वेटोरियल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको याद रखना है आपको कि इक्वेटोरियल पे वैल्यू जो होती है वो डबल होती है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्सियल पे, एक्सिस पे जो वैल्यू होती है या एक्सियल वैल्यू जो होती है वो इक्वेटोरियल वैल्यू के डबल होती है। किस केस में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के केस में। मैग्नेटिक पोटेंशियल की क्या होती है, इक्वेटोरियल पर 0 हो जाती है, इस तरफ तो जो होती है सो होती है। ठीक है, 1 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से प्रोपोर्शनल बताया था आपको। और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है कि जो एक्सियल वाली वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल वाली वैल्यू के डबल हो जाती है। सो बी एक्सियल इज 2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल, और बी इक्वेटोरियल है कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई pm बाय आर क्यूब, और एक्सियल कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 pm बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको आप कह सकते हैं एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन, 10A एंड 10B पोजीशन, गॉस A एंड गॉस B पोजीशन। तो इस तरह से इनके बीच में आपने डायरेक्ट कंपैरिजन देखा, जो बोर्ड में आपको अगर डायरेक्ट पूछता है तो आपको इस तरह से जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कभी कभी आ सकता है, वो एनसीईआरटी में भी डिस्कशन है उसका, कि अगर आप किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, r दूरी होनी चाहिए उसकी, और लेकिन वो किसी एंगल थीटा के साथ हो। अभी तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या, एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मतलब कि एक्सिस के लाइन में कहीं भी मिल जाएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन में कहीं भी मिल जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन अब अगर आर्बिट्रेरी किसी पॉइंट पर अगर पूछा जाए तो आर थीटा के फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, उसका जवाब आपको क्या देना है, चलिए जरा उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसा काम किया था, सेम वही काम अब फिर से यहाँ होगा। आइए बच्चों, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा पर मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं आर थीटा को। आपने बिल्कुल इस तरह का कैलकुलेशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल वाले में भी, तो एक बार वहां जाकर के आप बढ़िया से उसको रिवाइज कर लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल वाले सेक्शन में, और फिर उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका एक मैग्नेटिक डायपोल हो गया, जिसका साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है। ठीक है, अच्छे से समझते जाइए, सुनते जाइए, और फिर बाद में नोट करेंगे।
इसका पोल स्ट्रेंथ हमने -m से दिखाया और इसका पोल स्ट्रेंथ हो गया +m। ओके, यहाँ पर ये सेंटर O पॉइंट ले लिया, इस सेंटर से ये दूरी r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया r, थीटा। थीटा का मतलब हो जाता है कि ये इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो मेजर किया गया है, ठीक है, ये थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया r, थीटा। ओके, अब वहां पर हम सबसे पहला कैलकुलेशन करते हैं कि दोनों पोल से डिस्टेंस क्या बनेगा। तो इस पोल से डिस्टेंस हमने लिखा तो r1 से लिखा, और इस पोल से हमने लिख दिया डिस्टेंस r2 से लिखा। बीच वाला जो था वो r था, अब r के टर्म में करना है, थीटा के टर्म में काम करना है, और ये l के टर्म में काम करना है। यहाँ से यहाँ तक 12 होगा तो आधी लेंथ क्या हो गई, l हो गई। o से n भी l है और o से s भी l है, ठीक है। अब यहाँ आप गौर से इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, इस n से हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर इस वाले मिडिल वाली लाइन पर, तो ये a पॉइंट कहा। तो गौर से देखिएगा तो ये था l, ये था थीटा, तो ये वाला बन जाएगा l cos थीटा, ठीक है। सामने वाला साइन होता है और बेस वाला cos, तो l cos थीटा हो गया। उसी तरह से नीचे में भी अगर आप देखिए तो इसी लाइन को आप आगे बढ़ाइए और साउथ वाले पोल से यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसी मिडिल लाइन पे डालिए, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों डाल रहे हैं इसकी चर्चा करते हैं जस्ट। पहले तो ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी भी आपको उसी तरह से l था, थीटा साथ में है तो क्या हो जाएगा l cos थीटा, तो वही लिखा हुआ है। तो OB भी आपका l cos थीटा है और OA भी आपका l cos थीटा है, ठीक है। ये दूरी निकालने से फायदा क्या हुआ, P से B तक की जो दूरी होगी वही P से S तक की दूरी भी होगी, क्योंकि ये जो R है ना ये बहुत बहुत बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू L। तो जब आपका ये R बहुत बहुत ज्यादा लार्जर हो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल l, तो यहाँ के एंगल्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जो आपने 90 डाला तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली 90 हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। और उस केस में क्या होता है, बेस पर के दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस नाते P से S की दूरी और P से B की दूरी आपस में बराबर कहलाएगी। इसीलिए जो हमें PS निकालना है मतलब R1 निकालना है, तो अगर मैंने R और प्लस ये वाली दूरी L cos थीटा, तो वो निकल जाएगा R प्लस L cos थीटा, वो R1 बन जाएगा। और उसी तरह से यहाँ से जो हमने डाला है परपेंडिकुलर, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो R था, अब उसमें से L cos थीटा माइनस करिएगा तो फिर ये दूरी निकल आएगी। और ये दूरी जितनी भी होगी मतलब P से A तक की वही कहलाएगी P से N तक की, क्योंकि R बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका ये R2 भी निकल जाएगा PA के बराबर, जो कितना होगा R माइनस L cos थीटा। तो L cos थीटा को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो AO आपका देख लीजिए, AO और OB आपस में बराबर होंगे, L cos थीटा होंगे। O से P तक की दूरी R गिवन है आपका, और R मच ग्रेटर देन स्मॉल l होता है, इसलिए जो R1 की वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक उसमें L cos थीटा ऐड हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा, जो कि आपका P से B तक की दूरी के लिए लिखा गया है। O से P तक हो गया R, फिर O से B तक हो गया L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा ये हो गया PB। फिर R2 के लिए बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ठीक है। R यहाँ से यहाँ तक, उसमें से माइनस कर दीजिए L cos थीटा को, वो हो गया आपका ये। अब उसके बाद आप P पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आप आराम से Vp पुट करते जाइए, आ जाएगा। तो Vp पोटेंशियल उसी तरह से Vn प्लस Vs, तो Vn क्या है, तो Vn नॉर्थ पोल की वजह से, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन R2, और उसके बाद Vs क्या है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन R1, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ दे दिया। अब R2 की वैल्यू जो हम लोगों ने प्राप्त किया था R माइनस L cos थीटा रखिए, और R1 की वैल्यू जो प्राप्त किया था R प्लस L cos थीटा वो रख दीजिए। और फिर वही बात एलसीएम लेना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये कैंसिल होगा तो ऊपर में आएगा R प्लस L cos थीटा, फिर माइनस साइन के साथ माइनस R, फिर प्लस L cos थीटा। R कैंसिल हो जाएंगे, L cos थीटा मतलब 2L cos थीटा यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो म्यू बाय 4 पाई। अब m को 2L के साथ मल्टीप्लाई करिए, cos थीटा एज इट इज सब कुछ है, m इंटू 2L आपका pm बन गया, सो pm cos थीटा, ठीक है।
बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही कंडीशन चूंकि आर मच मच ग्रेटर देन एल था ही, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप ये पूरा टर्म एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर खुद बहुत छोटा था, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी बहुत छोटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से कम ही होती है, इसीलिए एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 से बहुत छोटा होगा, इसलिए आर स्क्वायर माइनस समथिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी नीचे था उसकी जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आपको वीपी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर सिंपली। तो वीपी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बाकी चीजें कांस्टेंट, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहीं पर अगर आप इंडॉन और ब्रॉडॉन का कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, मतलब एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा को 0 पुट कर देंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आया भी था। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा को 90 पुट कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 90, तो फिर क्या हो जाएगा cos 90 0, तो वीपी 0 हो जाएगा, है ना, मतलब वो इधर आ जाएगा। तो वो भी आया ही था इक्वेटोरियल पोजीशन पर, पोटेंशियल की वैल्यू 0। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको याद भी रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम cos थीटा बाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर जरा ध्यान से फिर से फिगर को समझिएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो एक तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी पी पॉइंट पर होगा, बीपी हमने उसको कह दिया किसी डायरेक्शन में होगा, इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ा जाता है। एक कहलाता है रेडियल डायरेक्शन, ये जो लाइन आपको जा रही है इसी लाइन की डायरेक्शन में सीधा तोड़ दिया, बी आर हो गया। और एक इसके परपेंडिकुलर, इसी लाइन रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर जो होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जो बीपी वेक्टर एक्चुअल में मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको तोड़ना होता है। तो एक होता है रेडियल कंपोनेंट बी आर कहलाता है, दूसरा हो जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट बी थीटा कहलाता है। और ये जो आपने रेडियल से एंगल ले रखा है फाई, तो टेन फाई आप देख सकते हैं बी थीटा बाई बी आर हो जाएगा वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, सीधा सीधा। अब रेडियल कंपोनेंट ऑफ बीपी जो है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जैसे ये भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, एक रेडियल हो जाता है और एक टेंजेंशियल हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाद में कि ये फार्मूला क्यों आया, कैसे आया, तो इसकी चर्चा भी हम अलग से किसी वीडियो में आपको करेंगे। यहाँ पर आप फाइनल समझ लें, रेडियल कंपोनेंट ऑफ बीपी इज बी आर विच इज गिवन एज, तो बी आर को लिखते हैं माइनस ऑफ डीबीपी बाई डी आर। एक तरह का ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है, इसमें आपका जो आर होता है वो डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो थीटा को कांस्टेंट रखना होता है। तो आपको इस वाले इक्वेशन में थीटा को कांस्टेंट रखना है ना, जो आप आगे देखोगे भाई यहाँ पर जैसे मैंने किया, तो थीटा कांस्टेंट है, सो cos थीटा कांस्टेंट, तो बाहर आ जाता है। तो पहली बार आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर और थीटा को रखेंगे कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट। उसी तरह से जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, तो इस वक्त आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और आर को रखना होगा कांस्टेंट। तो इस केस में जो फार्मूला आपका आता है टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, तो -1/r देन dvp बाई डी थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी बिल्कुल यही सब फार्मूला सेम टू सेम आया था। So tangential component of BP is B theta which is given as -1/r dBp by d theta. इसको कहते हैं partial differentiation with respect to theta keeping r constant. Okay? अब देखिए Br की जो वैल्यू है हमारी -d/dr, अब यहाँ Bp जो भी हमने यहाँ निकाला था उसको पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई pm cos थीटा बाई r स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसमें थीटा कांस्टेंट, सो pm cos थीटा म्यू नॉट बाय 4 पाई सब बाहर आ गया, बस r वाले अंदर रह जाएंगे, तो d/dr 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो -2/r³ हो जाएगा, ओके। 1/x स्क्वायर का -2/x³, तो -2/x³, तो उस हिसाब से ये आ जाता है। तो ये आ गया, और फिर आप इसका माइनस इसके साथ रख दीजिए, तो ये ओवरऑल क्या बन गया पॉजिटिव। तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 pm cos थीटा बाई r³, ये हो गया आपका रेडियल कंपोनेंट के लिए आंसर। उसी तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए आप काम करेंगे बी थीटा, तो आपको फार्मूला बताया -1/r dBp बाय डी थीटा, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया जा रहा है कीपिंग आर कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर बीपी की वैल्यू रखनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई pm cos थीटा बाय r स्क्वायर, और उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और r कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सो -1/r³ म्यू नॉट बाय 4 पाई pm और डी थीटा ऑफ cos थीटा करना है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और फिर फाइनल आपको बचेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई
PM sin थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है ये चीज। अब बी आर और बी थीटा को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है, यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। चलिए अब आप बीपी जो नेट निकालेंगे, क्योंकि बी आर और बी थीटा दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो बीपी नेट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में रूट अंडर बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा का स्क्वायर। तो बी आर स्क्वायर, तो जो ये बी आर है उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे बी थीटा का स्क्वायर। जो जो कॉमन टर्म्स है वो सीधा सीधा रूट से बाहर ले लीजिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई पी एम बाय आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई पी एम बाय आर क्यूब कॉमन है दोनों में, सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ोगे, कॉमन लोगे और फिर रूट के बाहर लोगे तो वन टर्म बाहर आ जाता है। तो वन टर्म बाहर आ गया, उसके बाद बचा क्या, इसमें बचता है 2 cos थीटा, तो उसका स्क्वायर करना है, इसमें बचा sin थीटा, तो उसका स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। तो ये 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन गया, तो 1 प्लस बचा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा, तो उसको हमने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम बाय आर की रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज द नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब आप देखिए, अगर एक्सियल पोजीशन के लिए निकालना होगा तो फिर से थीटा की वैल्यू लेकर रख दीजिए 0, तो cos स्क्वायर 0 मतलब 1, सो 1 प्लस 3 इज 4, 4 का रूट मतलब 2, तो आ गया ना म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 पीएम बाय आर क्यू, जो एक्सियल वाले में आया था। इक्वेटोरियल वाले में चाहिए तो यहाँ थीटा 90 रखना है, ये टर्म गायब हो जाएगा, रूट 1 मतलब 1 मतलब म्यू नॉट बाय 4 बाय पीएम बाय आर क्यू आ जाएगा एज इट इज। तो इससे आपको किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, कितना भी डिग्री पर दे दे, हाँ तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आर्बिट्रेरी पोजीशन पर आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब एक चीज थोड़ी सी रह गई कि हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, तो रेडियल कंपोनेंट से जो ये एंगल फाई लिया है इसके बारे में टेन फाई, तो बी थीटा बाय बी आर, तो उसका कैलकुलेशन भी करना था। तो टेन फाई इक्वल टू बी थीटा बाय बी आर दिया हुआ है ना। बी थीटा को गौर से देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई पीएम बाय आर की दोनों में कॉमन था, कट जाएगा, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा नीचे, ऊपर साइन थीटा आप रख सकते हैं, ये क्या बन गया हाफ ऑफ टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपसे कभी कभी पूछता है कि टेन फाई इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा, जहां फाई याद रखिएगा दिस इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बीपी और बीआर के बीच का एंगल है फाई। ओके, तो चलिए, तो ये सारा चीज हुआ। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको मेंटली ऐसा फील होगा कि आप जो कर सकते हैं वो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। ठीक है, दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा चला करके सुन लीजिएगा अच्छे से, लेकिन अगर ये काम अगर आप एक बार कर लेते हो खुद से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डायपोल वाले को भी करना है, इसको भी करना है, दोनों एकदम सिमिलर है, बस आपका पीएम की जगह पी चलता है और ये कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता है। तो आप खुद ही देख करके उसको कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम लोग इससे आगे फिर आगे का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।